गुड मॉर्निंग क्लास। एसीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं के बारे में। इसके पहले हमने नाइट्रिक अम्ल बनाना सीख लिया था ओस्टवाल्ड विधि से, बर्कले विधि से। अब हम उनकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है और अभिक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद या प्रोडक्ट देगा। तो नाइट्रिक अम्ल को हम क्या लिख सकते हैं, HNO3। ये आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल है जिसको हमने बनाना सीख लिया था। अब हम पढ़ेंगे इनकी अभिक्रियाओं के बारे में। अभिक्रिया हमें किसके साथ पढ़नी है, अभिक्रिया हमें पढ़नी है धातु के साथ, अधातु के साथ, अधातु के साथ और धातु के साथ। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 की अभिक्रिया हमको एक बार अधातु के साथ देखनी है और एक बार धातु के साथ देखनी है। तो देख लीजिए, कहते हैं कि जब आपका ये HNO3 अभिक्रिया करता है अधातु के साथ, अधातु कौन हो सकते हैं, जैसे आयोडीन हुआ, सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, ये सब क्या है आपके, फास्फोरस है। यानी जितने भी आपके पी ब्लॉक में तत्व हैं उनमें से अधिकतर तत्व क्या है, अधातु है ना। अधिकतर तत्व, सभी को नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसमें उपधातु यानी मेटलॉयड है ना और कुछ धातु भी हैं। तो यानी लेकिन पी ब्लॉक में आपके ज़्यादातर क्या है, अधातु हैं। तो इन अधातुओं के साथ में आपका जब ये नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, ये चीज़ हमको पढ़नी है ना। कहाँ पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया अधातु के साथ पढ़ रहे हैं, अधातु के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं किसका, HNO3 का। ठीक है, HNO3 लिख लिया नाइट्रिक अम्ल। अब कौन कौन सी अधातु के साथ हमको पढ़ना है, आयोडीन के साथ है ना, I2, P4 फास्फोरस के साथ है ना, S सल्फर 8 है ना और कार्बन। ये क्या है आपके, आयोडीन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, सल्फर अधातु है, कार्बन अधातु है। इन अधातुओं की अभिक्रिया हमको पढ़नी है HNO3 के साथ, यानी नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, HNO3 की अभिक्रिया हमको अधातु के साथ में पढ़नी है। तो जब HNO3 का हम डिसोशिएट चार्ज करें तो H पर प्लस और NO3 पर क्या, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अधातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो नोट करके लिखिए कि चाहे कोई भी अधातु हो, जब वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल देता है और क्या देता है, NO2 देता है। सब में क्या मिलेगा, जल और NO2 मिलेगा और सभी अधातु के ऑक्सैलो अम्ल मिलेंगे, सभी अधातु के ऑक्सो अम्ल मिलेंगे, ऑक्सो अम्ल मिलेंगे या ऑक्सो अम्ल बनेगा। ठीक है, यानी जब आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल किसी भी अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सब में एक चीज कॉमन होगी, क्या कि सब में वाटर बनेगा, जल बनेगा H2O और सब क्या बनेगा, NO2 बनेगा है ना सब में। और उसके साथ साथ जो अधातु लिए रहेंगे उस हिसाब से उसका ऑक्सो अम्ल बन जाएगा। ऑक्सो अम्ल आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो देखिए क्या, दो चीज इसमें मिली हुई है, एक ऑक्सो शब्द है, दूसरा शब्द है अम्ल। ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन से है और अम्ल वो होता है जो H+ आयन देता है ना। अम्ल वो होता है, एसिड वो होता है जिसके पास ये टेंडेंसी या क्षमता होती है कि वो प्रोटॉन दे पाए। तो यहाँ अम्ल से मतलब क्या, H+ और ऑक्सो से मतलब क्या है, O से मतलब है। देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे करता है। HNO3 जब I2 के साथ अभिक्रिया करेगा, आयोडीन अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो सब में पहली चीज क्या मिलने वाली है, H2O और NO2। तो इसको लिख लेते हैं पहले, जब सब में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, H2O कॉमन है और NO2 कॉमन है, सभी में ये होगा। तो यहाँ भी लिख लीजिए NO2 प्लस H2O, यहाँ भी आपका क्या, NO2 प्लस H2O और यहाँ भी आपका NO2 प्लस H2O। ठीक है, इतनी चीज ये सब में बनेगा। अब कह रहा है कि जो अधातु लिए रहेंगे
उसका ऑक्सो अम्ल बन जाएगा। यहाँ आधातु कौन है? आयोडीन है। यहाँ आधातु कौन है? फास्फोरस है। यहाँ आधातु कौन है? सल्फर है। यहाँ आधातु कौन है? कार्बन है ना। अब इनके ऑक्सो अम्ल बनाने हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो यहाँ आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मतलब क्या? H+ है ना, H+। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके ये चीज़ देखनी है। इतनी चीज़ सबको पता हो गई कि सब में क्या होगा? H2O होगा, NO2 होगा, सब में लिख लिया। अब अंतर कहाँ है कि कौन सा आधातु, जब सारे आधातु, आप सोचेंगे कि जब सारे आधातु एक सारी चीज़ें दे रहे हैं तो अलग अलग आधातुओं से कराने की क्या ज़रूरत है ना। तो ज़रूरत इसलिए है कि फ़र्क यहाँ पर इनके जो ऑक्सो अम्ल बनते हैं उनमें होता है ना। अब इसको आप क्या याद करने का एक ट्रिक है कि यहाँ O के आगे यहाँ 3 लगा दीजिए, फिर 4, फिर 4 और फिर 3, है ना। ऊपर और नीचे वाले में क्या करना है? 3 3 लगाना है, बीच वाले दोनों में 4 लगा देना है। यहाँ H ही रहेगा, यहाँ H3 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, इतनी चीज़। अब ये क्या होता है? ये अस्थाई होता है ना, ये अस्थाई होता है। H2CO3 अस्थाई होता है। तो होता है यहाँ पे क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल आपकी रिएक्शन यहाँ भी सही है, ये गलत नहीं होगा, है ना। अब आप क्या कह सकते हैं कि जब कोई भी अधातु नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है? जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है ना। और उसके साथ साथ अपने आधातु का ऑक्सो अम्ल देता है। ऑक्सो अम्ल का मतलब यानी ऑक्सीजन और H, है ना। तो ऑक्सो अम्ल अगर आधातु आई लिए हैं तो आयोडीन का ऑक्सो अम्ल बनेगा, अगर फास्फोरस लिए हैं तो फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल बनेगा, सल्फर लिए हैं तो सल्फर का, कार्बन लिए हैं तो कार्बन का क्या बन जाएगा? ऑक्सो अम्ल बन जाएगा। ऑक्सो अम्ल बन जाएगा मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज। अब इस क्रिया को आपको याद करने की ट्रिक देते हैं हम, है ना। इतनी क्रिया आपको याद रखने की ट्रिक क्या है? आई, है ना, पहले आयोडीन है, फिर क्या है? फास्फोरस है, P है, फिर उसके बाद क्या है? S है, और उसके बाद कौन है? C है। IPSC, है ना। IPSC आप जानते ही हैं, IPS जानते हैं, IPS जानते हैं, उसमें C और ऐड कर लीजिए। IPSC ये क्या है? IPSC क्या है? आधातु है। ये क्या करेंगे? नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे और आपको सब में एक चीज़ जरूर मिलेगी, यानी H2O और NO2 मिलेगा और सभी के ऑक्सो अम्ल मिलेंगे। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि जब नाइट्रिक अम्ल क्या करता है? आधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है ना। अब आपको एग्जाम में लिखने के आता है तो आप ये इस तरीके से याद कर लीजिए कि आधातु में हमको नाइट्रिक अम्ल में IPSC से अभिक्रिया करानी है। अब IPSC आप जान रहे हैं और इस तरह से सारी रिएक्शन लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि HNO3 यानी आपका नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अब हमको सेकंड रिएक्शन क्या पढ़नी है? नाइट्रिक अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु कैसे? जैसे मान लीजिए कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना। ये सब क्या है? धातु है। इन धातुओं की अभिक्रिया हमको पढ़नी है किसके साथ? HNO3 के साथ। ठीक है, HNO3 के साथ हमको रिएक्शन पढ़नी है धातुओं की। यानी धातु जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, या फिर आप कह लीजिए कि जब HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, है ना। देख लीजिए, यहाँ भी देख लेते हैं। आपको आपके सिलेबस में कॉपर और जिंक दो धातु के साथ अभिक्रिया पढ़नी है, कॉपर और जिंक के साथ। लेकिन कंडीशन क्या है? एक बार आप डाइल्यूट HNO3 लेंगे, डाइल्यूट मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, और दूसरी शर्त क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, है ना। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। दो शर्त लिए। अब ये डाइल्यूट वाला HNO3 क्या करेगा? एक बार इस कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा और यही डाइल्यूट HNO3 आपका एक बार जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी रिएक्शन क्या बनेगी कि Zn प्लस HNO3, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे? तनु
यानी डाइल्यूट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या बनेगी, कॉपर प्लस HNO3, क्या लिखेंगे, डाइल्यूट यानी तनु। दो रिएक्शन बनी। अब तीसरी रिएक्शन क्या बनेगी, सांद्र वाला, सांद्र HNO3 यानी कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा, फिर से यही आपके जिंक और HNO3 कैसा लेंगे, सांद्र। दूसरी रिएक्शन फिर क्या, कॉपर प्लस HNO3, कौन सा, सांद्र। ठीक है, यानी सांद्र दो बार लेना है, एक बार जिंक के साथ एक बार कॉपर के साथ। डाइल्यूट दो बार लेना है, एक बार कॉपर के साथ एक बार जिंक के साथ। इस तरह से कुल 4 रिएक्शन बनेंगी। इन चारों रिएक्शन में हमको देखना है कि बनता क्या है। अब इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डाइल्यूट HNO3, है ना, एक बार क्या करेगा, दो बार रिएक्शन कर रहा है, एक बार कॉपर के साथ एक बार जिंक के साथ, है ना। फिर आपको लिख दीजिए यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3, एक बार कॉपर के साथ एक बार जिंक के साथ। ये चारों रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेगा, यानी डाइल्यूट HNO3 जब कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, और ये जब कंसंट्रेटेड होगा HNO3 तो कॉपर और जिंक के साथ क्या अभिक्रिया देगा। तो यहाँ पर चीजें क्या होती है, जैसे आधातु में क्या होता था, सब में जल बन रहा था, सब में जल बन रहा था और NO2 बन रहा था, वैसे यहाँ पर भी सब में क्या बनेगा, जल बनेगा। अब रिएक्शन यहाँ पे हमको देखनी है। ठीक है, क्या चीज बनेगा, जैसे आपका डाइल्यूट HNO3 जब कॉपर के साथ, सब में क्या कॉमन होगा, H2O। चारों रिएक्शन में क्या कॉमन है, H2O। चारों रिएक्शन में H2O कॉमन है, लिख लिया। और क्या चीज बनेगा सब में, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। लेकिन ये NO3 का होल ट्वाइस किसके साथ में बनेगा, जैसे आपने धातु ले रखी है, यहाँ क्या ले रखा है, कॉपर धातु ले रखा है तो CuNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ जिंक ले रखा है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ से फिर कॉपर ले रखा है ना, कॉपर ले रखा है तो कॉपर NO3 का होल ट्वाइस, जिंक ले रखा है तो जिंक NO3 का होल ट्वाइस। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तब मतलब क्या है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लेने का, क्या जरूरत है ये चारों रिएक्शन करने की जब सब कुछ सेम मिल रहा है ना। जरूरत इसलिए है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स मिलते हैं उनमें अंतर होता है, इनके जो अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है ना, ये आपने आधी रिएक्शन देखी है, जो चीज़ कॉमन है उसको हमने अभी बताया है कि ये जो आपके डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 है, ये क्या करेंगे, दो धातु कॉपर और जिंक के साथ मिलकर कुल 4 रिएक्शन करेंगे। उन चारों रिएक्शन में इतनी चीज़ें कॉमन है कि सब में H2O, सब में जल बनेगा, चार के चारों में, सब में NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, और ये NO3 का होल ट्वाइस जैसी आपने धातु ले रखी है उस प्रकार की बनेगी। जैसे अगर कॉपर धातु ले रखा है तो कॉपर के साथ में, जिंक ले रखा है तो जिंक के साथ में बनेगा। इनमें अंतर क्या होता है, इनके ऑक्साइड्स जो बनते हैं उनमें अंतर होता है। यानी जब डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट या तनु नाइट्रिक अम्ल कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ ऑक्साइड NO मिलता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब आपका ये जिंक HNO3 तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर ऑक्साइड N2O मिलता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई किस लिए, दो लगा है नाइट्रोजन के साथ में तो पहले डाई बोल देंगे। डाई किसके साथ में, डाई लगा नाइट्रोजन के साथ में, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसको लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इसको सूंघने के बाद आपको हंसी आएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कॉपर और जिंक जो सांद्र वाले हैं, कंसंट्रेटेड हैं, यहाँ पर ऑक्साइड्स सेम बनते हैं, NO2। ठीक है, NO2 और NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड।
आगे रिएक्शन समझ में कि आप क्या कह सकते हैं कि जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सभी अभिक्रियाओं में क्या कॉमन चीज़ देता है, जल कॉमन देता है। सभी अभिक्रियाओं में जल बनेगा और क्या बनता है, सभी अभिक्रिया में NO3 का होल ट्वाइस बनता है। लेकिन ये NO3 का होल ट्वाइस किसके साथ में बनेगा, जैसे आपने धातु ले रखी होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब अंतर क्या होता है, ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं कॉपर के साथ, जिंक के साथ, एक बार तनु HNO3 की, एक बार सांद्र HNO3 की, ये इनके ऑक्साइड्स जो बनते हैं उनके ऑक्साइड्स में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर क्या बना, NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड कह लीजिए NO। यहाँ पर क्या, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और यहाँ पर भी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना। आगे देखते हैं कि HNO3 का हमको क्या देखना है, भूरी वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट के बाद हमको तीसरी रिएक्शन पढ़नी है नाइट्रिक अम्ल के। में दो रिएक्शन हमने पढ़ी, कौन कौन सी, एक बार नाइट्रिक अम्ल की धातु के साथ और एक बार नाइट्रिक अम्ल की अधातु के साथ। तीसरी हमको अभिक्रिया पढ़नी है क्या, भूरी वलय परीक्षण। भूरी वलय परीक्षण में हम Fe की अभिक्रिया पढ़ते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, है ना। HNO3 में अगर हम चार्ज अलग अलग करें तो H पर प्लस और NO3 पर माइनस चार्ज आता है। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं Fe प्लस NO3 का माइनस यहाँ, चाहे H प्लस यहाँ, चाहे साथ में लिखे चाहे अलग अलग लिखे, कोई बात नहीं है ना। तो होता क्या है, यानी भूरी वलय परीक्षण में आपकी जो आयरन होता है ना, Fe2 प्लस, ये अभिक्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ। ठीक है, जब ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बनता क्या है, ये Fe क्या करता है, Fe3 प्लस में बन जाता है, 2 प्लस से 3 प्लस में चला जाता है और आपका क्या बनता है, NO प्लस H2O बनता है। ठीक है, NO यहाँ से बन जाता है, आपकी यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, केमिकल को बैलेंस करिए ना बैलेंस करिए, ये रिएक्शन आपको याद ही करनी पड़ेगी, भूरी वलय परीक्षण, क्योंकि ये लैबोरेटरी की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको हम आसान तरीका बताते हैं। होगा क्या कि आपको आयरन लेना है Fe, जिसपे क्या 2 प्लस चार्ज होते हैं, है ना। Fe2 प्लस अभिक्रिया करेगा HNO3 के साथ, H पर प्लस चार्ज है, NO3 पर माइनस चार्ज है ना। तो ये Fe2 प्लस जो है वो Fe3 प्लस में बदल जाएगा, है ना, Fe3 प्लस हो जाएगा और यहाँ से आपका एक NO निकल जाएगा, बाकी यहाँ से H और यहाँ से O मिल करके H2O बना लेंगे और H2O को बैलेंस चाहे तो आप कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बच रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 1 हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ हाइड्रोजन की बढ़ा लेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन बढ़ा लेंगे, चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं, रिएक्शन तब भी सही होगी। ये Fe अब इस H2O के साथ संकुल यौगिक का निर्माण कर लेता है, संकुल यौगिक का निर्माण करता है। Fe3 प्लस H2O के साथ संकुल यौगिक का निर्माण करता है। कैसे, Fe प्लस H ब्रैकेट में H2O का होल 6 बना देता है। इस तरह से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। संकुल यौगिक जो कहाँ, गुरु कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं, है ना, उन यौगिकों को कहते हैं। तो FeH2O का होल 6 ये आपकी अभिक्रिया बनती है। Fe पर क्या, एक Fe पर प्लस 3 चार्ज है और यहाँ पर 6 चार्ज है, तो इस पर क्या बैलेंस करने के लिए यहाँ कोष्टक के बाहर 2 लगा देते हैं। अब पूरी तरह बैलेंस है। अब आपका क्या बचा हुआ है, NO बचा हुआ है, NO को यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करते हैं, अगर हम इस NO को इस H2O के इस संकुल यौगिक के अंदर लेना चाहें तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा वाटर का। जैसे यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं FeH2O का होल 6 है, यानी 6 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। अगर हम इसको 5 मॉलिक्यूल ले लें तो एक लोग के और रहने की जगह बची हुई है, इस जगह पर हम NO को ला के रख दें, NO को ला के रख दें, ये संकुल यौगिक बन जाए और प्लस एक H2O जो बाहर निकला था, क्योंकि यहाँ पर 6 था तो यहाँ पे 5 ही रखा है, एक अभी बचा हुआ है, उसको H2O के रूप में बाहर निकाल देंगे और ये आपकी क्या कहलाएगी, भूरी वलय परीक्षण।
ये रिएक्शन आपकी भूरी वलय परीक्षण कहलाएगी। कहने का मतलब ये है, भूरी वलय परीक्षण आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पेपर में कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ भूरी वलय परीक्षण को समझाइए, है ना। भूरी वलय परीक्षण को समझाने के लिए आपको बस एक काम करना है कि आपको HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया Fe2+ के साथ करवा देनी है। Fe2+ के साथ जब नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो वो आपको क्या देगा, Fe3+ NO और H2O देगा। यह Fe3+ इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके संकुल यौगिक का निर्माण कर लेगा, जैसे FeH2O का होल 6। अब यहाँ पे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि H2O कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल है और एक Fe पर केवल 3 प्लस चार्ज हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 इसके पास भी, 6 इसके पास भी, है ना। और बचा हुआ है आपका NO ऐसे लिख लेंगे। अब इसको अगर हम NO को अंदर लेना चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो होगा क्या कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालना पड़ेगा इस कोष्टक के। तो वही कर दिया है कि Fe को Fe कैसे लिख लिया है, H2O को H2O लिख लिया है, यहाँ 6 की जगह 5 लिख लिया है, क्योंकि हमको इस NO को इसकी जगह ला के रखना था, है ना। तो NO अंदर चला आया और यहाँ 6 था, 5 लिखा है, तो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है वाटर का, इसको बाहर निकाल देंगे H2O के रूप में। यह आपकी भूरी वलय परीक्षण कहलाएगी। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इस तरह से आपने इस नाइट्रिक अम्ल की सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली जो आपके सिलेबस में NCERT से पढ़ना था, है ना। क्या क्या पढ़ लिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अधातु के साथ अभिक्रिया और भूरी वलय परीक्षण पढ़ लिया, और साथ ही साथ आपने नाइट्रिक अम्ल को बनाना भी सीख लिया, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ग 15 का जो दूसरा आपका है। पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली हमने, अमोनिया बनाना सीख लिया, नाइट्रिक अम्ल बनाना सीख लिया है। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वाली वीडियो जाके देखें। हमने नाइट्रिक अम्ल के यानी नाइट्रोजन से जुड़े जो भी यौगिक थे, चाहे वो नाइट्रिक अम्ल हो चाहे वो अमोनिया हो, सब बनाना हमने सीख लिया था और उनकी अभिक्रिया भी पढ़ ली थी। तो आपको इस वर्ग 15 में दूसरा वाला क्या मिलता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस मिलता है ना। इस फास्फोरस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन के बारे में सारी जानकारी हमने पढ़ी कि नाइट्रोजन के गुण कैसे होते हैं, वो कैसे यौगिक बनाते हैं, किसके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। वर्ग 15 के पहले जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके बारे में पूरी जानकारी। अब उसके बाद वर्ग 15 का जो दूसरा एलिमेंट है आपका फास्फोरस, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फास्फोरस के बारे में, है ना। हमको क्या पढ़ना है, फास्फोरस P4। अब जैसे हमने नाइट्रोजन को डायरेक्टली पढ़ लिया था, है ना, तो नाइट्रोजन की तरह ये फास्फोरस नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के क्या होते हैं, अपरूप हैं। फास्फोरस के 3 अपरूप को आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस से आपको फास्फोरस के 3 अपरूप के बारे में पढ़ना है। क्या क्या है, श्वेत फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। ये फास्फोरस के 3 अपरूप आपको पढ़ने हैं, श्वेत, लाल और काला फास्फोरस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्वेत फास्फोरस को बनाया कैसे जा सकता है ना। श्वेत फास्फोरस का विरचन, विरचन का मतलब निर्माण या सिंथेसिस, मतलब सीधे सीधे क्या है कि कैसे बना सकते हैं हम इस श्वेत फास्फोरस को, ठीक है। तो श्वेत फास्फोरस को बनाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या, थॉमस स्लैग। थॉमस स्लैग, थॉमस स्लैग को कैसे लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया इसकी क्या है, CaPO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये अभिक्रिया करता है आपका SiO2 के साथ, ठीक है। ये अभिक्रिया करके आपको क्या देता है, CaSiO3, ठीक है। अब ये आपके बाद क्या होगा, यहाँ से P4O10 देगा, P4 और ऑक्सीजन के 10। केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर इक्वेशन में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि आपको यौगिक को बनाना है लेवोरिटी के थ्रू।
तो ये बैलेंसिंग यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, आप चाहे तो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या बनता है, जब ये आपका क्या है, थामस स्लैग है। ये थामस स्लैग जब SiO2 के साथ यानी सिलिका के ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या देता है, यहाँ से ये कैल्शियम आके इसके साथ जुड़ जाता है, CaSiO3 दे देता है, ठीक है। इसके साथ साथ P4O10 देता है। अब ये आपका क्या करता है, कोक के साथ अभिक्रिया करके या कोक मिलाने पर, है ना, तो आपको यहाँ से P4 पहले सबसे मिल जाता है, फास्फोरस, जिसको श्वेत फास्फोरस के नाम से जानते हैं। P4 आपको अलग से मिल जाता है शुद्धतम रूप में, है ना। P4 जो यहाँ ऑक्साइड के फॉर्म में था, जब कोक मिलाएंगे तो ये अलग हो जाता है फास्फोरस आपका। बाकी यहाँ आपके कार्बन के मोनो ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, या आपके जो प्रोडक्ट बचे हैं उसको आप लिख सकते हैं या ना लिखें, सीधे सीधे आपको फास्फोरस बनाना था। श्वेत फास्फोरस का विरचन या निर्माण पढ़ रहे थे। सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, आपको थामस स्लैग, एक नाम याद रखना है, क्या, थामस स्लैग। इस थामस स्लैग की रासायनिक सूत्र क्या है, CaPO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, SiO2 के साथ अभिक्रिया करके आपको SiO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम Ca और SiO3 दे देगा, साथ साथ P4O10 दे देगा। अब इसमें आप कोक मिलाएंगे तो आपको शुद्ध रूप से श्वेत फास्फोरस बाहर प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है आप उसको यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो हमको क्या बनाना था, केवल हमको मतलब था आपके P4 से यानी श्वेत फास्फोरस से, जो कि आपने पा लिया, है ना। अब इस श्वेत फास्फोरस के गुण क्या है, गुण पूछता है ना। ये श्वेत फास्फोरस P4 लिख लीजिए फास्फोरस के लिए, है ना। श्वेत फास्फोरस आपका क्या है, अधिक क्रियाशील होता है। पहली बात क्या कह रहा है श्वेत फास्फोरस के बारे में, पहले गुण क्या है कि श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। दूसरी इसकी बात क्या खासियत है, ये अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकता है ना। जैसे जुगनू चमकता है अंधेरे में, वैसे ये श्वेत फास्फोरस भी आपका अंधेरे में चमकता है ना। ये ध्रुवीय विलायकों में अविलेय है, ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलायक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे H2O है ना, H2O ध्रुवीय विलायक है कि नहीं है, है। क्यों नहीं है, क्योंकि H+ और OH- में ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये ध्रुव बने, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज, तो दो पोल, ये दो ध्रुव बने। तो यही कह रहा है कि यानी ये ध्रुवीय विलायकों में अविलेय है। कहने का मतलब है कि आपका जो श्वेत फास्फोरस होगा वो पानी में नहीं घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं ध्रुवीय विलायक में अविलेय है, चाहे ये लिखे कि ये आपका श्वेत फास्फोरस जल में अविलेय है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता है कि श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा करके क्यों रखा जाता है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से आप पूछेगा, गुण आपको तीनों याद हो गए कि श्वेत फास्फोरस क्या है, अधिक क्रियाशील है ना, अधिक क्रियाशील है, अंधेरे में चमकता है, और ये पानी में या ध्रुवीय विलायक में अविलेय है, मतलब वहाँ घुलता नहीं है, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इतनी बात। अब क्या है, पूछता क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आपसे इस तरह करेगा कि P4 यानी श्वेत फास्फोरस पानी में डुबाकर या जल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, डुबाकर क्यों रखा जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, रीजन ये बताना है कि जो श्वेत फास्फोरस होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। यानी अगर आपको वातावरण में उसको खुला रख देंगे
तो वो ऑक्सीजन के साथ जो वातावरण में गैसें हैं, ऑक्सीजन हो गया या जो भी गैसें हैं वातावरण में, उनके साथ वो अभिक्रिया कर लेगी। क्यों अभिक्रिया कर ले? क्योंकि हमने गुण में पढ़ रखा है कि फास्फोरस क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसको अधिक क्रियाशील होने की वजह से क्या करते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं। जब ये इतना ही अभिक्रियाशील है तो ये पानी के साथ भी मैम अभिक्रिया कर सकता है। तो ये होता क्या है, हमने ये पढ़ रखा है कि जो सफेद फास्फोरस है वो ध्रुवीय विलायकों में अविलेय है, यानी ये पानी में अभिक्रिया नहीं करेगा, पानी में घुलेगा ही नहीं और बाहर निकलेगा तो ये चाहे जिसको पाएगा, चाहे जो भी ऑक्सीजन या आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी इन्वायरमेंट में वातावरण में गैसें, उन सब के साथ अभिक्रिया कर लेगी। तो वातावरण की गैसों से इसको बचाने के लिए पानी में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि ये पानी में क्या है, अविलेय है, पानी में अभिक्रिया नहीं करेगा। बाकी अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो वो अभिक्रिया कर लेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, P4 यानी श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा के इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है और जल में अविलेय है या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय है। इतनी बात सबको समझ में आई। अब श्वेत फास्फोरस हमने पढ़ लिया है। श्वेत फास्फोरस में आपको अब स्ट्रक्चर P4 का स्ट्रक्चर आपको समझना है, संरचना कैसी होती है, P4O10 का स्ट्रक्चर समझना है और क्या P4O6 का स्ट्रक्चर समझना है। लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ अभिक्रिया और दिखाते हैं। श्वेत फास्फोरस की अभिक्रियाएं, श्वेत फास्फोरस की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। हमने श्वेत फास्फोरस का निर्माण सीख लिया कि श्वेत फास्फोरस बनता कैसे है। ठीक है, अब इसमें हमको दो रिएक्शन पढ़नी है, एक पढ़ना है क्षार के साथ, एक पढ़ना है क्षार के साथ, दूसरा पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्षार के साथ। जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा कौन, श्वेत फास्फोरस यानी P4। P4 क्या है, श्वेत फास्फोरस। ये जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, क्षार जैसे कौन, NaOH, जो OH माइनस देते हैं वो क्षार है ना, तो NaOH ले सकते हैं हम। ठीक है, क्षार है ये। रिएक्शन क्या है, क्षार के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया। श्वेत फास्फोरस ले लिया, क्षार ले लिया, अब H2O और ले लीजिए। ठीक है, H2O मतलब जल ले लीजिए। ठीक है, ये अभिक्रिया करता है और आपको देता है क्या, PH3 फास्फीन। ठीक है, फास्फीन देता है और क्या देता है, Na। देखिए बचा क्या क्या है यहाँ पे, P4 हमने ले लिया, सॉरी P ले लिया यहाँ से, है ना, और HK3 ले लिए यहाँ से, बचा क्या है, N बचा है, Na। ठीक है, और फास्फोरस अभी कितना बचा हुआ है, एक यहाँ से ले रखा है, 3 अभी बचे हुए हैं ना, तो P3 लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, और क्या बचा रखा है, Na हो गया है, O आपके बचे हुए हैं, O बचे हुए हैं, O बचे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, या तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, फास्फोरस है ना, मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, फास्फोरस है। ऑक्सीजन कितने बचे हुए थे, 2 बचे हुए थे, P3O2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार के साथ अभिक्रिया हो जाएगी किसकी, श्वेत फास्फोरस की। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़नी है, किसकी, P4 की, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, P+ ऑक्सीजन यानी O2। O2 को अगर सीमित मात्रा में लेंगे, सीमित मात्रा में लेंगे तो आपको क्या बनेगा, P4O6 बनेगा। ठीक है, अगर P4 को ऑक्सीजन के साथ अधिक मात्रा में ले रहे हैं, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, P4O10। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि ये जो श्वेत फास्फोरस है आपका P4, इसकी हमको अभिक्रिया पढ़नी है, किसकी किसके साथ, एक बार क्षार के साथ पढ़नी है और दूसरी बार ऑक्सीजन के साथ पढ़नी है। ठीक है, तो क्षार मतलब कौन, NaOH, या कोई भी वो हो सकता है जो OH माइनस देने की क्षमता रखता हो। तो ये आपका NaOH क्षार है, ये क्षार फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा,
फास्फीन मिलेगा। ठीक है, मुख्य रूप से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फास्फीन मिलेगा। और बाकी जो बचे हुए हैं आप उनको बैलेंस करके लिख लीजिए, चाहे उसको ना लिखे, क्योंकि मेन प्रोडक्ट आपका फास्फीन है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये रिएक्शन हमको समझ में आ गई कि जब श्वेत फास्फोरस क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, फास्फीन देगा। ठीक है, लेकिन जब श्वेत फास्फोरस यानी P4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, दो कंडीशन है। अगर ऑक्सीजन को सीमित मात्रा में रखते हैं, सीमित मात्रा में रखने का मतलब क्या, जब श्वेत फास्फोरस को केवल वातावरणीय ऑक्सीजन दे रहे हैं, वातावरण में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%, 21%, तो ये 21% ही ऑक्सीजन जब आप श्वेत फास्फोरस को देंगे, यानी ऑक्सीजन सीमित मात्रा में देंगे, तो P4O6 बनेगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं आप तो यहाँ से P4O10 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।